हेलो एंड वेलकम टू हिम विद फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार। आज हम बात करेंगे पोस्ट रेसिडुअल पैरालिसिस। आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर जो पैरालिसिस के रेसिडुअल पार्ट बच जाते हैं, पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता, उन पेशेंट को क्या ख्याल रखना चाहिए और उनको अपनी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किस तरह से प्लान करनी चाहिए। एज बाई कैटेगराइज करते हैं इसमें कि कोई इंडिविजुअल जिसको पैरालिसिस हुआ है किस उम्र में है, क्योंकि उम्र डिसाइड करता है आपकी लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी एडीएल्स को, आपके काम को, आपके जो ऑक्यूपेशनल जॉब है उसको। अगर कोई 40 साल का है, उसको पैरालिसिस हुआ और आफ्टर 1 ईयर उसकी पैरालिसिस बची हुई है, उसके हैंड में, फीट में, वॉकिंग बहुत अच्छा नहीं है, इसका मतलब है कि आने वाले जो 40 ईयर्स हैं वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। सो वो कैसे प्लान करें। ऑलरेडी हमने ब्रेन स्ट्रोक के बारे में डिस्कस कर लिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, डायग्नोसिस क्या सिम्टम होते हैं, और सेकंड पार्ट में इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस इसलिए होता है कि इसके कुछ न कुछ रेसिडुअल पार्ट बच जाते हैं, रह जाते हैं, ये पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाता। इसमें एंजाइटी ज़्यादा होती है पेशेंट को समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, और इतना ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मेरा ये पैरालिसिस, मेरी ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है। एक्चुअली ये बीमारी ऐसी है, ये नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होने के बाद 100% रिकवर नहीं करता। ये इस बात को हर किसी को मान लेना चाहिए। सर्जरी इनिशियल स्टेज में अगर किसी को इन्फार्क्ट है या फिर ब्लीड हुई है, अगर डॉक्टर उसमें सर्जरी कर देते हैं, और सर्जरी में अगर कोई ब्रेन के जो मटेरियल है, मैटर्स हैं, ग्रे मैटर या वाइट मैटर्स बाहर नहीं निकाला जाता, वो सिर्फ उस क्लॉट या उस ब्लीड को सर्जरी में डालते हैं, तो उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन साथ साथ में कभी कभार होता ये है कि ये बताया नहीं जाता कि आपके ब्रेन के पार्ट्स को भी निकाल दिया गया है। सो अपने डायग्नोसिस को ध्यान से देखें और अपने डॉक्टर के साथ में भी डिस्कस करें, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन के साथ में, कि क्या सर्जरी के दौरान मेरे ब्रेन के पार्ट्स को भी निकाल दिया गया, आपके न्यूरॉन्स को भी निकाल दिया गया, क्योंकि ब्रेन्स में न्यूरॉन्स का ही पूरा का पूरा क्लस्टर होता है, उसमें कुछ और नहीं होता, उसके हेड और टेल्स होते हैं। उसी जब भी सर्जरी होती है तो कुछ न कुछ न्यूरॉन्स वहाँ से निकल जाते हैं, और सिंगल न्यूरॉन्स डिसाइड करता है आपके एक खास स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को। अगर वो वहाँ से सेल्स ही निकल चुका है बाहर, तो आप में रिकवरी नहीं आएगी। फिर उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट का और रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट का हेल्प लेना पड़ता है कि मुझे इस मूवमेंट को रिगेन करना है। तो इस मूवमेंट को रिगेन करने के लिए हमें क्या क्या टेक्निक्स अपनाने हैं, क्या क्या सपोर्ट्स लेने हैं, और क्या क्या हमें प्रोटोकॉल खुद भी फॉलो करने हैं। थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स या रिहेबिलिटेशन जो पर्सनल है, इस पर 100% आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में या किसी में भी इतनी लंबी पेशेंस नहीं होती कि वो 2-2 साल, 3-3 साल इसी काम में लगा रहे, क्योंकि पेशेंस तो हर 2 दिन, 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने में टूट जाती है। और जिसमें भी ये पेशेंस को कंटिन्यू करने की क्षमता है, उसमें रिजल्ट अच्छा आता है, और उसमें रिजल्ट देखा भी गया है कि उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो अभी हम बात करेंगे 40 ईयर्स में। अगर किसी का जॉब ऐसा है जो सिटिंग जॉब है, तो उसके लिए तो एक एक्सक्यूज है कि वो कम चलना पड़ रहा है, लेकिन उसका फ्यूचर क्या है आफ्टर 50 ईयर्स, 60 ईयर्स? क्या आपको लगता है कि वो जो पैरालिसिस है रिकवर कर जाएगा? अगर नहीं रिकवर करेगा तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को ध्यान से मैनेज करें, अपने डॉक्टर के साथ में, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में उस चीज़ को डिस्कस करें, और अपने जितने भी पास्ट या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट है या हिस्ट्री है, उसको आप संभाल कर रखें। आप जब भी किसी थेरेपिस्ट के पास में जाते हैं तो आप ABCD से स्टार्ट ना करें। आपने क्योंकि 1 साल निकाला है तो ऑब्वियसली आप ABCD तो क्रॉस कर चुके होंगे, 1 2 3 क्रॉस कर चुके होंगे, तो आप 4 5 से स्टार्ट करें। क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे हर जगह पर हर कोई ये सोचेगा कि आपको मैं 1 2 से स्टार्ट करूँ, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपसे एक गलती हो गई। गलतियों को गिनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो गलतियाँ हो चुकी हैं उसको छोड़ें और नई चीज़ों का स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें काफ़ी समय निकल जाता है आपका, 2-3 हफ्ते इसी में निकल जाते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, आप में ये कॉम्प्लिकेशंस है। ये काम सिर्फ पेशेंट बोल सकता है, डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट को बोलने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि अगर ये बात अगर हम मेरे तरफ से बोला जाए कि आपने कुछ किया ही नहीं, तो ये अच्छा नहीं होगा मेरे लिए और नहीं आपके लिए, कि क्योंकि पेशेंट तो आया ही इसी काम के लिए, इसी चीज़ को रिकवर करने के लिए आया है। तो आपके पास में ये कैलकुलेशन होनी चाहिए कि मेरी मूवमेंट कितनी है और ये मूवमेंट कितनी रिकवर कर चुकी थी और मुझे इसके आगे क्या करना है। आपका अगर आपकी खुद की कैलकुलेशन नहीं है तो आपको डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट एक कैलकुलेट करके देगा कि आपकी मेंटल स्टेटस क्या है आफ्टर सर्जरी, आफ्टर स्ट्रोक, आपकी फिजिकल स्टेटस क्या है, आपके बॉडी में कितनी पावर बची हुई है, कितनी बैलेंस है, आपकी ऑक्यूपेशनल जो जॉब है उसमें आप कितने अच्छे से फिट हो पा रहे हैं। इन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है और उसकी ग्रेडिंग होती है, और वो ग्रेडिंग को अपने पास में रखें, उसको कभी भी हटाएं नहीं। फिजिकल नहीं होता, आजकल आप फ़ोन का ज़माना है, फ़ोन में रख लें, सेव कर लें इसे। जब भी किसी नए थेरेपिस्ट के पास में जाएँ, नए डॉक्टर के पास में जाएँ, तो सबसे पहले यही बात करें कि मेरी ये तकलीफ़ कम नहीं हो रही है और मेरी तकलीफ़ यहाँ तक आई हुई है, इससे ऊपर मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। इसके नीचे का तो देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर कोई ये चाहेगा कि ईज़ी वाली ट्रीटमेंट आपके साथ में हम स्टार्ट करें। जो आपने वो कुछ गलतियाँ की हैं, उस गलतियों को पहले फाइंड आउट करें, उस गलतियों को आपके सामने में रखें, उसको पहले सुधारो। लेकिन लाइफ़ इतनी ईज़ी नहीं है। जब तक आप ये गलतियों को सुधारेंगे, तब तक आप बहुत लेट हो गए होंगे, तो आपको नए मोमेंट्स की ज़रूरत होती है उस समय। क्योंकि आपकी उम्र बढ़ती जाती है, 40 से 50 हो गए, आपका वज़न बढ़ सकता है, आपका जॉब का जो नेचर ऑफ जॉब है, वो चेंज हो सकता है, क्योंकि आप पैरालिसिस में हैं। आपको अपने घर चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो आप हो सकता है वो जॉब को क्विट करके कोई नई जॉब भी डालें। सो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को मॉनिटर करें अच्छे से, कि मेरे में कितनी मूवमेंट आई है, मैं कितनी बैलेंस है। अगर मुझे ड्राइव करना है बाइक, गाड़ी, तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप गाड़ी पर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं नहीं, क्योंकि अगर आप कहीं पर चढ़ने उतर नहीं सकते, तो आप कहीं पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, आपका संभव नहीं है, फिर आप डिपेंडेंट हो गए पूरी तरह से। और डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं होता, फिर वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होती है कि कोई मुझे कहीं से उठाकर ले जाएगा तो मैं जाऊँगा। सो इस पर काम करें। कभी-कभार ऐसा सिचुएशन होता है जब आपकी कंप्लीट पैरालिसिस होती है और उस पैरालिसिस में आपके मूवमेंट्स इतने अच्छे नहीं होते कि आप अपने आप को खुद को कैरी कर पाएँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस पेशेंट रिकवर कर जाता है, खड़ा हो जाता है, चलना स्टार्ट कर देता है। तो आप जैसे ही चलना स्टार्ट करें, तो अपने आप को उस मूवमेंट को बढ़ाने की कोशिश करें और उसको आप मॉनिटर करें कि क्या ये विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ क्या ये इम्प्रूव हो रहा है? नहीं इम्प्रूव हो रहा है, तो आप ज़रूर उसको काउंसलिंग करवाएँ और इसका ट्रीटमेंट फर्दर स्टार्ट करें। अब आते हैं जो 60 प्लस वाले हैं या 70 वाले हैं, वो रिटायर्ड होते हैं ऑलरेडी, उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया होता है, उनके पास में फंड भी होते हैं, वो अपने रिटायरमेंट का यूज कर सकते हैं। वो डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा नहीं होते, साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो सकते हैं, फिजिकली भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके पास में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे उसको मैनेज कर सकते हैं वो। इन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप जहाँ भी हैं, एक तो कंटिन्यू रखें अपना ट्रीटमेंट, क्योंकि स्ट्रोक ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ है तो अगली बार नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रोक के कॉजेज़ मैंने बता दिए हैं कि किस कारण से होते हैं। आपका डायबिटीज़ है, उसको कंट्रोल रखें, हाइपरटेंशन है, कंट्रोल रखें, ओबेसिटी है, कंट्रोल रखें। इसको और मैनेज करने की कोशिश करें, लाइफ़स्टाइल को चेंज करें। लाइफ़स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाना-पीना, उठना-बैठना, नेचर ऑफ जॉब, एनवायरनमेंट आपका कैसा है, इसको आप चेंज करें। इसके साथ में ट्रीटमेंट, सपोज़ कि आपके केसेस में, ऐसे केसेस में कॉमनली मूवमेंट रिकवर नहीं करता जल्दी, और बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ न कुछ मूवमेंट रह जाती है और मेजर मसल्स ग्रुप में रह जाते हैं, लाइक कि कमर में रह जाएगा, शोल्डर में रह जाएगी, एल्बो में रह जाएगा, रिस्ट मूवमेंट नहीं अच्छा आता, आप ग्रिप नहीं कर पाते, आपका पैर, फुट अच्छा काम नहीं करता। तो इन चीज़ों का भी आप ट्रीटमेंट के लिए अपने आप को एंगेज रखें। अगर आप कहीं ट्रीटमेंट जाकर नहीं ले रहे हैं, तो आप इनिशियल स्टेज में जो ट्रीटमेंट लेते हैं या थेरेपिस्ट आपको देता है, फिजियोथेरेपी जो देते हैं, उसको आप मॉनिटर कर लें, रिकॉर्ड कर लें, अपने पास में वीडियो बनाकर रख लें और उसको आप कंटिन्यू रखें। अच्छा, मूवमेंट तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको आप करेंगे और लोग करते भी हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है। इसको समय की बर्बादी बोलते हैं कि आप एक ही मूवमेंट को किए जा रहे हैं। बॉडी में तो हमेशा नेचर होता है या तो ऊपर जाने की या नीचे जाने की। आपके केस में जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, आपकी मूवमेंट कमेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी मूवमेंट बढ़नी चाहिए। अब बढ़ाएँगे 2 पॉइंट, उम्र के साथ में 2 पॉइंट कमेगी। तो इस तरह से न्यूट्रल रहेगा आपका। आपको दिखेगा कि मैं ठीक-ठाक काम कर पा रहा हूँ।
लेकिन अगर आपने मूवमेंट को रिगेन नहीं किया, उसको इम्प्रूव नहीं किया, तो उम्र के साथ में तो पावर बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, कमेगी ही। तो आप देखेंगे कि हर 2 साल, 3 साल के बाद आपकी मूवमेंट कम हो रही है, एक समय ऐसा आएगा जब आप बेड रिडन हो जाएँगे। सो बी केयरफुल, पैरालिसिस के केस में बहुत ज़रूरी है कि आपकी मेंटल पावर भी कम होती है, फिजिकल पावर भी कम होती है, तो उसके साथ में आपकी मूवमेंट बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि जितना मूवमेंट बढ़ाएँगे वो आपकी उम्र फिर उसको कम कर देगी। और फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी इस तरह की पैरालिसिस हो तो आप 3-4 साल तक अपने थेरेपिस्ट को ना छोड़ें। कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही जाएँ। आप हफ्ते में 1 दिन जा सकते हैं, 15 दिन में 2 दिन जा सकते हैं, महीने में 4 डेज़, 5 डेज़ जा सकते हैं। आपको अगर अपने रिटायरमेंट के पैसे को अच्छा यूज़ करना है तो आप ज़रूर उसको कंटिन्यू रखें और अपने ऊपर में 10-15 हज़ार रुपए खर्च करें। और ये हर किसी को अच्छा भी लगेगा कि हम अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं। हमारे पास में पेशेंट आते हैं तो वो डिस्कस होती है, तो वो चीज़ें मैंने आपको बताया है कि आप अपने ऊपर में कितने पैसे खर्च करते हैं। कभी-कभार इमरजेंसी हो जाती है, उसमें पैसे बहुत निकल जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ट्रीटमेंट का, क्योंकि पेशेंट ट्रीटमेंट लेता नहीं और कंटिन्यूटी नहीं होती और उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आ रहा। रिज़ल्ट तो हवा से आएगा नहीं, उसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। किसी के पास में जाएँगे, वो आपको सर्विस देगा, तो उसके लिए वो पैसे भी लेगा। तो ये पहले से दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी करके जाएँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे हमारे ट्राई सिटी में पीजीआई है, सेक्टर 32 का हॉस्पिटल है, 16 का हॉस्पिटल है, मोहाली में फेज़ 6 में जनरल हॉस्पिटल है। और भी हॉस्पिटल हैं जहाँ पर आप जा कर के अपने ट्रीटमेंट को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस एरिया में जितने भी मंदिर और गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर चैरिटेबल फिजियोथेरेपी सेंटर चलती है, वहाँ भी जाकर के आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, मेरा कहने का मतलब ये है। मैं तो प्राइवेट अपना एक खुद का क्लिनिक चलाता हूँ और प्राइवेट प्रोवाइडर हूँ मैं। तो जब मेरे पास में आएँगे तो हम तो चार्ज करते हैं आपको, लेकिन कभी-कभार वो चार्ज आपके लिए, पेशेंट के लिए ज़्यादा हो जाता है। वो ऐसा फ़ील करता है कि 300 से 500 का जो अमाउंट है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं इतना खर्च नहीं कर सकता अपने ऊपर। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों का, ऐसे संस्थाओं का हेल्प लें जहाँ पर कि आपको कम पैसे में या विदाउट एनी कॉस्ट आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। और ढूँढें उसे, इंटरनेट पर हर जगह अवेलेबल होता है इससे। हाँ, रिज़ल्ट कितना आएगा इसकी गारंटी नहीं होता, क्योंकि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो जैसे ही क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो जाए, तो आप इसके बारे में ध्यान से सोचें कि हाँ, मुझे कुछ दिनों के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत है। और जो फिजियोथेरेपिस्ट पिछले 15 साल, 20 साल से काम कर रहा है, आपको एक अच्छा गाइड भी करता है और आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी उनके साथ में सही होता है। सो अब इस तरह से मैनेज करें। कुछ पेशेंट बेडरिडन हो जाते हैं, उनके लिए क्या करें? उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले मैंने बताया हुआ है, ऐसे पेशेंट के लिए बेड सोर्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनका खाना खाना, एडीएल्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो उनके लिए एक ज़रूरत की चीज़ होती है कि वो सही टाइम पर खाना नहीं खा पाते, वो भी किसी के हेल्प की ज़रूरत है। अ, अपने सफाई का डिपेंडेंट होते हैं वो, चाहे वो नहाने का हो, लैट्रिन बाथरूम का हो, वो डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे केसेस में आप एक मैन पावर को हायर कर सकते हैं जो आपके साथ में रहे, फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो या 1 आवर 2 आवर का हो, ज़रूर रखने चाहिए। इससे आपकी क्वालिटी ऑफ जो लाइफ़ है ना, अच्छी हो जाती है और आपको पूरी तरह से किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। आपका कोई काम कर देता है और आप फ़ील हैप्पी, ऐसी वाली सिचुएशन होती है। घर में अगर आपके साथ में कोई है जो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो उस हेल्प को आप अच्छे से लेने की कोशिश करें। उस हेल्प को ये मानकर चलें कि हम इसके अगेंस्ट में क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं किसी को, क्योंकि घर की जो हेल्प होती है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हम। और उसके इम्पोर्टेंस को नहीं देने के कारण से आपको ना, वो जो बंदे आपके साथ में काम करते होते हैं ना, उनको पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ और आपको पता नहीं चलता ये मेरे लिए क्या कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको कैलकुलेट करें, क्योंकि आपकी जो घर की हेल्प है वो विदाउट एनी कॉस्ट है, लेकिन उसके साथ में साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग होती है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो बाहर के बंदे होते हैं उनके साथ में आपकी साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग नहीं होती। एज ए प्रोफेशनल वो काम करता है। तो इस उम्र में, 60 प्लस वाली उम्र में साइकोलॉजिकली भी बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि कोई परिवार का हिस्सा मेरे पास में रहे, मेरे साथ में रहे। तो कुछ ना भी करे तभी आप यू फील वेरी ईज़ी, कंफर्टेबल कि कोई है जो मेरे साथ में है। और बेटा-बेटी, माँ-बाप
बीवी ये सब होते हैं हमारे पास आस-पास में। तो इनके हेल्प को नेग्लेक्ट ना करें। मैंने देखा हुआ है ऐसे केसेस में कि वो अपने घर के हेल्प को काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। उनको ऐसा लगता है घर वाले मेरे को अच्छा हेल्प नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छा हेल्प मिलता है ऐसे चीज़ों से, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल जो हेल्प है ना, ये आपको पैसे से नहीं मिल सकता। इसके लिए तो आपको किसी का अफेक्शन, प्यार ही चाहिए जो आपको वो देता है। सो बी केयरफुल, इसको आप कभी भी कम ना करें, ख़त्म ना करें और इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें अनटिल अनलेस आपकी जब तक लाइफ है। और क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आने के बाद, बेड रिडन होने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके प्राइवेट प्राइवेट हो जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, स्पेशली फीमेल्स में जब इस तरह के सिम्पटम आते हैं, इस तरह की पैरालिसिस होती है, तो उनको प्राइवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। उनके साथ में अगर फीमेल है तो फीमेल ही चाहिए आपको। तो घर में ही कोई होगा जो आपको हेल्प करेगा, तो ऐसे हेल्प को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें। साइकोलॉजिकली आप उनके साथ में जुड़े होते हैं और इस तरह के हेल्प कोई और नहीं देगा आपको बाहर में। ये बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों को आप अच्छे से मैनेज करें और उस हेल्प को कंटिन्यू रखें। मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, रिव्यू करवाते रहें, थेरेपिस्ट के कॉन्टैक्ट में रहें, थेरेपिस्ट आपके पास में आता होता है और उसके साथ में आप जो भी करते हैं ना, उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बेस्ड रिटन होना चाहिए कि हाँ, हमने इसमें इतने समय में ये सारे मूवमेंट अचीव किया है, फर्दर हमारे लिए क्या है। चाहे वो पेशेंट बेड रिडन ही क्यों ना हो। अब एक बेड रिडन पेशेंट है, उसकी उम्र बढ़ रही है, 60 से 70 हो रहा है, 70 से 80 हो रहा है। अब इस चीज़ में डिसाइड करना होता है कि इसकी मेंटल स्टेटस क्या है, इसकी फिजिकल स्टेटस क्या है, शरीर के साथ में जो शरीर में जो चेंजेज आते हैं, आपके मसल्स, प्रोटीन, बोन्स, ये सब चीज़ें खराब होते हैं। तो उन उसके लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए काम करता है कि आपकी बोन क्वालिटी अच्छी रहे, मसल्स अच्छे रहें। क्योंकि अगर प्रोटीन कम होगा तो फिर आपकी बीपी चेंज होगी, है ना? आपकी किडनी, लिवर ये सब भी फंक्शन भी बहुत अल्टर्ड हो जाता है। आप में ब्लडेड बॉबल्स की प्रॉब्लम होती है, पेशाब या तो बहुत ज़्यादा आता है या बार-बार आता है, ड्रिप करता होता है या फिर नहीं आता, कैथेटर लगा होता है। ये सब चीज़ों का ख्याल रखें और इसको मैनेज करने की कोशिश करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट को स्पेसिफिक चाहिए कि किसी का पैरालिसिस हुआ और उसके हैंड में पावर चाहिए, वो राइटी है और उसने ट्रेन नहीं किया अपने लेफ्ट को। अब राइट हैंड को कैसे आप ट्रेन करेंगे या राइट लेग को कैसे ट्रेन करेंगे अफेक्टेड पार्ट को, इसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी एक्सपर्ट होता है। तो अगले 1 और 2 वीडियो ऐसे होगा जिसमें हम इस खास टेक्निक्स को बताएँगे आपको कि सपोज़ कि हाथ में पैरालिसिस हो गई है और आपको हैंड पावर चाहिए। आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या-क्या तरीके हैं? सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Keep watching Himbeda Physiotherapy. Thank you very much.